हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? तो लास्ट 2 लेक्चर्स में अपने एनसीईआरटी का फर्स्ट लेसन अपन ने डिस्कस किया था, दैट वाज द लिविंग वर्ल्ड। लिविंग वर्ल्ड अपने एनसीईआरटी का फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट लेसन है। आई होप कि आपको जो पूरी टर्मिनोलॉजी थी, जैसे जैसे एनसीईआरटी में मेंशन था, वैसे वैसे बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब उस दिन मैंने एक बार भी शीट नहीं उठाई थी। आपको जो यहाँ से मॉड्यूल अवेलेबल हुआ है, मैंने एक बार भी नहीं उठाया था उस दिन, क्योंकि मुझे लगा कि बच्चे अभी अभी 9-10 से गुजर के अभी अभी 11th में आए हैं, तो उनको क्या अभी शीट का डोज दिया जाए। लेकिन आपकी जो फर्स्ट चैप्टर है एनसीईआरटी, उसमें मुझे लगा कि पहले एनसीईआरटी का लेसन होना जरूरी है, उसके बाद मुझे ये लगा कि मॉड्यूल उसके बाद उठाना ही ज़्यादा सही होगा, क्योंकि अभी इतनी सारी टर्मिनोलॉजी एक साथ में आएगी तो बच्चा घबरा जाएगा। नहीं, बायो छोड़ते हैं, कोई डॉक्टर वॉक्टर नहीं बनना, अपन कॉमर्स में ले लेते हैं, कोई टर्मिनोलॉजी नहीं, केवल कैलकुलेशन करना है कॉमर्स में, और सीए बन जाते हैं। बेटा सीए बनना भी बहुत ईजी नहीं है। आईआईटी, पीएमटी, सीए, ये सब सेम ही लेवल के एग्जाम होते हैं, सब में बहुत मेहनत चाहिए होती है। तो बस अपनी बात पे आते हैं। फर्स्ट एनसीईआरटी का लेसन मैंने पढ़ाया जैसे कि जैसा एनसीईआरटी में था, लेकिन आपको पता है पीएमटी अगर नीट का एग्जाम देना है तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मानते हैं एनसीईआरटी में से लाइंस उठ के आती है, लेकिन वो 60-70% आता है। रिमेनिंग 30% कोचिंग इसीलिए ज्वाइन की है क्योंकि रिमेनिंग 30% करना है। तो रिमेनिंग 30% अपन को मिलेगा मॉड्यूल से, शीट से। तो आज अपन मॉड्यूल से स्टार्ट करते हैं। तो मॉड्यूल में आप देखोगे द लिविंग वर्ल्ड वाला चैप्टर जो है वो प्लांट डाइवर्सिटी के नाम से आपके लिखा गया है। प्लांट डाइवर्सिटी क्यों लिखा है? क्योंकि बेसिकली जो फर्स्ट यूनिट है पूरी की पूरी, वो एनिमल किंगडम और प्लांट किंगडम के नाम से ही है। लेकिन ये मत भूल जाना कि प्लांट तो सबसे लास्ट वाला है। प्लांट तो सबसे लास्ट वाला है, जिसमें ब्रायोफाइटा, थेलोफाइटा, टेरिडो, जिम्नोड, एंजियो ये है। लेकिन उससे पहले भी तो कितने सारे फाइलम्स है। एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, आर्कीबैक्टीरियाज, एक्टिनोमाइसिटीज, फंगाई, ये सब है। तो क्या उनको प्लांट में लेंगे? नहीं लेंगे। तो मेरे मायने में ये प्लांट डाइवर्सिटी लिखना गलत है, लेकिन अब जब मेंशन है तो करना पड़ेगा। लेकिन तो इसीलिए मैंने उस चैप्टर को द लिविंग वर्ल्ड से पढ़ाया था। आज वाले को मैं सिर्फ नाम लिख दिया मैंने प्लांट डाइवर्सिटी, लेकिन मैं पढ़ाऊंगी द लिविंग वर्ल्ड से इसको। फाइन। तो अब जो प्लांट डाइवर्सिटी है उसका सबसे पहला टॉपिक है उसमें। आज जो पढ़ रहे हैं ना अपन, बेसिकली अपन जो 2 लेक्चर्स अपने पीछे हो रखे हैं ना, उसी का रिविजन है और उसी में थोड़ा सा एड ऑन है। तो जहां एड ऑन है वहां मैं बताऊंगी, जहां मुझे लगा कि शीट में मार्क करवाना है वो बताऊंगी, और जहां रिवीजन है वहां पे अपना रिवीजन हो जाएगा। फाइन, चलो स्टार्ट करते हैं। पहला अपना टॉपिक इसमें दे रखा है टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी, व्हाट इज द मीन बाय टेक्सोनोमी? टेक्सा, टेक्सस बताया था ना मैंने, जब इसको हायरार्की में बांटा था, टेक्सोनोमी हायरार्की, दैट इज कैपिकॉफ जीएस, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज। कैपिकॉफ जीएस बताया था मैंने। तो उसमें मैंने बताया था ना, एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया, या उसको अपन फाइलम बोल सकते हैं, या फिर उसको अपन जीनस बोल सकते हैं, ऑर्डर बोल सकते हैं, उस पर्टिकुलर को बोलते हैं अपन टेक्सस। और उसका जो सिंगुलर वर्ड है उसको टेक्सा। फाइन। तो टेक्सोनोमी क्या है? टेक्सोनोमी सबसे पहले टर्मिनोलॉजी जो दी थी वो किसने दी थी? A.P. कैंडोले। टेक्सोनोमी A.P. कैंडोले, ये इन्होंने सबसे पहले दी थी। और कौन सी बुक में दी थी? बुक भी इंपॉर्टेंट है। जहां जहां मैं बोलूं ना, बुक्स का नाम भी इंपॉर्टेंट है या साइंटिस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, प्लीज आप ना उस चीज को राइट डाउन करते रहना। थ्योरीज एलिमेंट्रा डी बॉटनिक, ये उनका बुक का नाम था। एलिमेंट्रीज, नो एलिमेंटियर,
हाँ, बुक का नाम अब है तो है, ठीक है। इस बुक में इन्होंने टैक्सोनॉमी को डिस्क्राइब किया था। ये साइंटिस्ट का नाम याद रखना है, बुक का नाम रखना है, ठीक है। अब बात आती है कि टर्मिनोलॉजी, टैक्सोनॉमी से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी क्या क्या थी। फर्स्ट थी आइडेंटिफिकेशन, दूसरी थी नोमेनक्लेचर, तीसरी थी क्लासिफिकेशन और चौथी थी एफिनिटीज। तो मैंने सिर्फ एफिनिटीज थी जो डिस्क्राइब नहीं की थी, रिमेनिंग ऊपर के तीनों मैंने डिस्क्राइब की थी। पहला था नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर क्या था? नोमेनक्लेचर क्या था? नोमेनक्लेचर था नेमिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज और डिससिमिलैरिटीज साइंटिफिक ऑन साइंटिफिक रूल्स इन इज कॉल्ड नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर ये था कि मैंने बताया था ना कि सब जगह एक जैसा होना चाहिए। ऐसा नहीं इंडिया में किसी प्लांट का अलग नाम है तो अफ्रीका में अलग प्लांट है, नहीं, ऑल ओवर वर्ल्ड एक स्पेसिफिक नेम होना चाहिए कि कोई भी पढ़े तो उसको समझ में आ जाए कि हाँ ये प्लांट है या फिर ये ऑर्गेनिज्म है या फिर ये एनिमल है, ठीक है। सेकंड वन इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन क्या है? ए प्रोसेस बाय विच एन ऑर्गेनिज्म कैन बी आइडेंटिफाई फ्रॉम अदर्स। समझ में आया? मतलब आइडेंटिफिकेशन मतलब कि एक ऐसी प्रोसेस जिसके थ्रू कोई भी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सके अपन, दूसरे से डिफरेंशिएट कर सके अपन, ठीक है। तीसरा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ए प्रोसेस बाय विच वी कैन क्लासिफाई ए ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज। अपन डिवाइडेशन ही कर रहे हैं, क्लासिफाई कर रहे हैं कि इन 4 कैरेक्टर्स वाले अलग होंगे, इन 4 कैरेक्टर वाले अलग होंगे, तो डिफरेंशिएशन करना ही हो गया ना, बस। तो ये 3 हो गए। अब लास्ट जो एक आता है दैट इज एफिनिटीज। एफिनिटीज होता है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। एफिनिटीज का मतलब होता है एफिनिटीज। एफिनिटीज एक नया वर्ड आया है जो पिछली क्लास में नहीं करवाया था मैंने। स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म। फाइन, चारों चीज आ गई। देख लेना, मैं आज आपको बोल रही हूं कि एनसीईआरटी बंद करके बैठो लेकिन मॉड्यूल ओपन करके बैठो। अब मॉड्यूल में प्लांट डाइवर्सिटी हेडिंग के नीचे जस्ट नीचे टैक्सोनॉमी लिखा हुआ है। टैक्सोनॉमी बताया गया है क्या होता है, टेक्सा टेक्सेस, फिर एपिकेंडोले बताया गया है, फिर उसकी बुक का नाम बताया है। उसके बाद 4 टर्मिनोलॉजी, आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नोमेनक्लेचर एंड एफिनिटीज करवा दिया, खत्म। चलो अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना है 2। मैं ना बेटा एक चीज आप पढ़ते पढ़ते ना मुझे समझ में मैम को समझने में आने लगा कि मैम हमेशा इंडेक्स फॉर्म में करवाती है या फिर एक चार्ट फॉर्म में करवाती है। क्यों करवाती है? क्योंकि मैम भी इसी दौर से गुजरी है जिस दौर से आप गुजर रहे हो। थ्योरी फॉर्म में बच्चे को नहीं याद होता है, हमेशा प्रैक्टिकली इंडेक्स फॉर्म में याद करो या फिर डिफरेंशिएट आप एक इंडेक्स बना सको वैसे में याद करो, ठीक है। तो मैं बस वैसे ही आगे पढ़ा रही हूँ। दैट इज डिफरेंस बिटवीन ओल्ड सिस्टमैटिक्स एंड न्यू सिस्टमैटिक्स। क्या है? सिस्टमैटिक्स पढ़ाया था आपने। सिस्टमैटिक्स क्या था? सिस्टमैटिक्स था किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो कुछ भी हो, बैक्टीरियाज हो, चाहे वो कुछ भी हो, बस लिविंग होना चाहिए। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को सिस्टमेटिकली अरेंज करना। किसके बेसिस पे? जो भी प्रैक्टिकल्स हुए हैं, जो भी रिजल्ट्स आए हैं, जो भी सिमिलैरिटीज डिससिमिलैरिटीज मिली है, उनके अनुरूप उनको अरेंज करना, दैट्स कॉल्ड सिस्टमेटिक्स, ठीक है। सिस्टमेटिक्स नाम में छुपा हुआ है क्या है? द स्टडी ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म, दैट्स कॉल्ड सिस्टमेटिक्स। अब सिस्टमेटिक्स वर्ड लीनियस ने दिया था, मैंने बता दिया था आपको पिछले क्लास में, कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। तो अब ये बात है कि उसमें भी इंप्लीमेंट हुए होंगे। तो
ओल्ड सिस्टमेटिक्स जो कैरोलस लीनियस ने दिया उसको ओल्ड सिस्टमेटिक्स बोल दिया, जो नए साइंटिस्ट आए उनको न्यू सिस्टमेटिक्स बोल दिया। तो उन दोनों में फिर डिफरेंस क्या था, वो डिफरेंस अभी देखते हैं अपन। ये वाला अपना लीनियस ने दिया था, और ये वाला हक्सले ने दिया था। आई होप कि आप ये सब मेरे साथ के साथ अपनी कॉपी में लिख रहे हो, ठीक है। दूसरा वाला है सबसे इंपॉर्टेंट, किसी आज के लेसन में मैं जितने भी आपको क्लासिफिकेशंस बताऊं ना, किसने दिया था, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, व्हाट वाज द बेसिस ऑफ दिस क्लासिफिकेशन, ये बहुत ज्यादा आता है, बेसिस याद करना जरूरी होता है, ठीक है। तो इसका बेसिस क्या था, ओल्ड सिस्टमेटिक्स देने का बेसिस क्या था, उसका बेसिस था मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर, मतलब एक्सटर्नल फीचर्स। दैट इज बेसिस। इसको अपन मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी बोल सकते हैं। मॉर्फोलॉजी होता ना, मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी समझते हो वर्ड, एनाटॉमी होता है किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर की बात करना, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी, मेरे शरीर के अंदर, अंदर क्या है, इंटेस्टाइन, इतनी इतनी चीजें हैं, उनकी एनाटॉमी देखना, उनके फंक्शंस को देखना, ये होता है एनाटॉमी। लेकिन बात ह्यूमन मॉर्फोलॉजी की जाए तो मॉर्फोलॉजी मतलब मेरे दो आंख है, एक मुंह है, एक नाक है, दो हाथ है, दो पैर है, मेरे पूरे स्ट्रक्चर, बाहर से जो अपीयरेंस है, दैट्स कॉल्ड मॉर्फोलॉजिकल अपीयरेंस। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, ये था अपना ओल्ड सिस्टमेटिक्स जो लीनियस ने दिया था, उसका बेसिस था। लेकिन जो हक्सले ने दिया था उसका बेसिस क्या था, हक्सले का बेसिस था इवोल्यूशनरी as well as genetic character। तो ये हक्सले का जो न्यू सिस्टमेटिक्स था उसका बेसिस था। तो इसको अपन ये बोल सकते हैं कि इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स को लिया जाता है। ओके फाइन, इसमें एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों फैक्टर्स को लिया जाएगा, इसमें सिर्फ एक्सटर्नल फीचर्स को कंसीडर किया गया था कैरोलस लीनियस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब एक बात बताओ मुझे, जो हक्सले वाला है और जो लीनियस वाला है, दोनों में से ज्यादा बेनिफिशियरी कौन होगा किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट लो किसी या फिर एनिमल लो को ज्यादा से ज्यादा सिमिलरिटीज और डिससिमिलरिटीज के बिहाफ पे डिवाइडेशन के लिए ज्यादा अपने के लिए एप्लीकेबल कौन होगा, ज्यादा अपने के लिए एप्लीकेबल ये होगा क्योंकि इसमें अपन को इंटर रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिजम्स पता चल रहा है। तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है इसका। यूज्ड टू, एक सेकेंड, यूज्ड टू नो इंटर रिलेशनशिप between interrelationship between two living organisms। ठीक है, बस इतनी सी चीज याद रखने की जरूरत है अपन को कि इसका और इसमें दोनों में डिफरेंस क्या है। ओल्ड सिस्टमेटिक्स गिवन बाय कैरोलस लीनियस, न्यू सिस्टमेटिक्स गिवन बाय हक्सले।
the basis of all systematics is external features in the form of morphological characters, just like root, stem and leaves. Root, stem and leaves. Fine. And new systematics is based on evolutionary as well as genetical character. अब evolutionary का क्या मतलब होता है? Evolutionary जो आपके 12th क्लास के एनसीईआरटी में आएगा एक चैप्टर, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन. इवोल्यूशन क्या होता है? इवोल्यूशन होता है, आपको पता है, अपना नाम, अपना जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होता है होमोसेपियंस. होमोसेपियंस कहाँ से मिले? अपन को नहीं बोलते कि अपने एंसेस्टर्स बंदर थे. आपको पता होना चाहिए कि अपने एंसेस्टर्स चिंपैंजी, गोरिल्ला, ये सब अपने एंसेस्टर्स थे. उसके बाद अपन सिमिलैरिटीज में आए. क्यों ऐसा क्यों बोलते हैं? ये दिस इज द पार्ट ऑफ इवोल्यूशन. ये इवोल्यूशन था एक तरीके से. म्यूटेशन हुआ, फिर इवॉल्व हुई कैरेक्टर्स, फिर कई बार डिसअपेयर हुए कैरेक्टर्स. बहुतों हजारों साल लग गए इस चीज को होने में कि एक बंदर से एक मनुष्य के निर्माण में बहुतों साल लग गए. इसको बोलते हैं इवोल्यूशन. फाइन. तो हक्सले का जो न्यू सिस्टमेटिक्स था दैट वाज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी एज वेल एज जेनेटिक कैरेक्टर्स. जेनेटिक कैरेक्टर्स मतलब जीन्स डीएनए पे डिपेंड होने वाला. फाइन. चलो मिटाती हूँ इसको मैं. अब नेक्स्ट ना कुछ लिखा हुआ है आपके शीट्स में, दैट इज सम इंफॉर्मेशन में दे रखा था. सबसे बड़ा इंफॉर्मेशन दे रखा है कि प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनोमी. टेक्सोनोमी जो पढ़ी अपन ने, टेक्सोनोमी क्या होता है? टेक्सोनोमी होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को उसका नॉमेनक्लेचर आइडेंटिफिकेशन करने के बाद क्लासिफाई करना और उसकी स्टडी करना, दैट इज कॉल्ड टेक्सोनोमी. तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस है यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स. आइडेंटिफिकेशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिजम्स मतलब टेक्सोनोमी पढ़ लेंगे अपन तो अपन अपने पास 400 से 500 सैंपल्स है. उसके बाद में अपन उसका आइडेंटिफाई करेंगे, नॉमेनक्लेचर करेंगे, उसके बाद में उसको क्लासिफाई करेंगे. तो जो नॉन है वो एकदम छट जाएंगे अननोन से. एक नई डिस्कवरी होती है तो क्या होता है? नई डिस्कवरी होती है तो सबसे पहली बात यही कि ICBN और ICZN, इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, इंटरनेशनल कोड फॉर जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर, सबसे पहले उनको खोला जाता है. उनकी पूरी स्टडी की जाती है कि जो प्लांट, जो एनिमल हमें रिसर्च के लिए मिला है, क्या वो इस डेटा में सिमिलैरिटी रखता है. अगर वो रखता है तो विदाउट एनी हेजिटेशन उसका नाम लिख दो, उसको आइडेंटिफाई कर दो, क्योंकि अपने पास डेटा पहले से रखे हुए हैं. लेकिन अगर वो न्यू स्पीशीज इंट्रोड्यूस हुई है तो वो छट गई ना एक तरीके से. ICBN, ICZN दोनों की डेटास में नहीं है तो वो छट गई ना. तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ टेक्सोनोमी? टेक्सोनोमी का सिग्निफिकेंस हुआ यही कि टू आइडेंटिफाई द अननोन ऑर्गेनिजम्स. फाइन. फिर दूसरा कैरेक्टर दे रखा है उसमें, मैक्सिमम डाइवर्सिटी इज फाउंड इन ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट क्या होते हैं? ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट होते हैं जहाँ पे साल भर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे साल भर में सबसे ज़्यादा बारिश होती है और जहाँ पे सनरेज सीधे गिरती है. मतलब वहाँ पे सनलाइट की कोई कमी नहीं होती है, सनलाइट की भी कमी नहीं होगी और बराबर लगातार मात्रा में उनको पानी भी मिलता रहेगा. तो वहाँ के खेत सदा हरे भरे रहेंगे कि नहीं रहेंगे? ग्रीनरी कितनी रहेगी वहाँ पे. जैसे सुंदरबन, वेस्ट बंगाल वो आते हैं उसमें, हिमालयाज, तो वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हुए. ठीक है. तो वहां पे सबसे ज्यादा प्लांट डाइवर्सिटी मिलेगी. आप एक बात बताओ, जहां पे सबसे ज्यादा अगर किसी को फूड मिल रहा है, प्लांट का फूड क्या होता है? प्लांट विल कंज्यूम सनलाइट, हार्वेस्ट सनलाइट फॉर प्रोड्यूसिंग फूड मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज एंड फ्रक्टोज. तो प्लांट्स को क्या चाहिए? प्लांट्स को सनलाइट चाहिए और प्लांट्स को क्या चाहिए? मिनरल्स चाहिए.
मिनरल्स कहाँ से मिलेंगे? सॉइल से मिलेंगे। सॉइल से और क्या चाहिए? पानी चाहिए, तो बारिश मिल रही है। बारिश ऑब्वियस सी बात है, जहाँ पे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स मौजूद है उसको वो घोल देगा, डिसॉल्व कर देगा, और वो डिसॉल्व फॉर्म में ऊपर चला जाएगा प्लांट्स में। तो फिर और क्या चाहिए? प्लांट्स को सर्वाइवल करने के लिए तीन ही तो चीजें चाहिए, न्यूट्रिएंट्स, सनलाइट और पानी। तीनों चीजें बहुत अच्छी मात्रा में मिल रही है, तो प्लांट वहां बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। और फिर दूसरा है कि सेकंड मैक्सिमम, पहला है मैक्सिमम प्लांट डाइवर्सिटी कहाँ मिलती है, वो है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। फिर दूसरा पॉइंट है कि सेकंड मैक्सिमम कहाँ होता है? सेकंड मैक्सिमम होता है कोरल रीफ्स। कोई जानता है कोरल रीफ्स क्या होता है? कोरल रीफ्स होता है जो अपन ये दो लेसन होने दो लेक्चर्स होने के बाद में जब अपन प्लांट किंगडम स्टार्ट करेंगे तो आप उसमें प्रोटिस्टा किंगडम पढ़ोगे। प्रोटिस्टा, ठीक है। तो प्रोटिस्टा में होता है डायनोफ्लेजिलेट्स और डाइटम्स, ठीक है। ये क्या करते हैं? ये जो है ये सी में, पानी में, समुद्र में मिलने वाले ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो खतरनाक तरीके से प्लांट सिंथेसिस करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं, ठीक है। तो एक बात बताओ, अगर वो पानी के अंदर डीप मौजूद होके फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, अब सोचो नीचे प्रोफंडल जोन और उसके आगे जो जोन्स होते हैं ना, आपको आगे क्लासेस में पता चलेगा कि पानी में भी डीप जाके कितने सारे जोन होते हैं, और 2 जोन के बाद में तीसरे जोन तक सनलाइट पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो नीचे पानी सनलाइट पहुंच नहीं रहा है, तो फिर आप कैसे अंदाजा लगा सकते हो कि वहां पे फोटोसिंथेसिस हो रहा है? लेकिन होता है। डायनोफ्लेजिलेट्स ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ऐसे यूकैरियोट्स होते हैं जो अंदर फोटोसिंथेसिस करते हैं। फोटोसिंथेसिस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। ऑक्सीजन रिलीज करेंगे तो वहां के जो सी में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, मैक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द फॉर्म ऑफ फाइटोप्लैंक्टन, ज़ूप्लैंक्टन, फिशेज, जितने भी होते हैं जो जिसमें फूड चेन बनी हुई है, वो सारे कितने ज्यादा ग्रो करेंगे, ठीक है। तो कोरल रीफ्स ये होता है कि वो जम जाते हैं एज ए फॉर्म ऑफ रीफ्स। डायनोफ्लेजिलेट्स जो है वो जम जाते हैं। मैं डिटेल में प्रोटिस्टा किंगडम आएगा उसमें पढ़ाऊंगी, लेकिन आप याद रखना कि फर्स्टली सब हाईली प्लांट डाइवर्सिटी रीजन होता है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, एंड सेकंड जिसका रैंक है वो है कोरल रीफ्स, ठीक है। दोनों हो गए। और फिर नेक्स्ट वाला पॉइंट मैंने आपको बता दिया था कि बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, और 1.7 to 1.8 मिलियन बायोडाइवर्सिटी है जो लास्ट डेटा मिला हुआ है एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब आता है अपना नोमेनक्लेचर। बच्चा मैंने नोमेनक्लेचर पढ़ाया आपको बहुत अच्छे से, आपको याद होना चाहिए। बाइनोमियल सिस्टम पढ़ाया था। बाइनोमियल सिस्टम वाज गिवन बाय कैरोलस लीनियस। कैरोलस लीनियस ने 2 तरह की बुक्स लिखी थी, दैट इज स्पीशीज प्लांटेरम और कौन सी थी? स्पीशीज प्लांटेरम एंड हिस्टोरिका प्लांटेरम, ऐसा कुछ थी ना। अरे बच्चा, क्योंकि ना मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ अभी हवा में कि अभी जस्ट सिस्टमा नेचुरा एंड स्पीशीज प्लांटेरम, सिस्टमा नेचुरा एंड स्पीशीज प्लांटेरम वो कैरोलस लीनियस ने दी थी दोनों, ठीक है। अब आपको मैं ये जो वाला कुछ जो इम्पोर्टेंट था, जो उसके लिए लीनियस के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट था, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से था, वो मैंने लिखवा दिया था लास्ट वाले लेक्चर में, तो ये वाला मैं स्किप कर रही हूँ। उसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक होता है आईसीबीएन। पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था कि 4 तरीके से 4 रूल्स होते हैं, बस वो 4 रूल्स याद करो। जो एक्सेप्शंस भी दे रखे हैं, जैसे एक एक्सेप्शन दे रखा है, जब पहला रूल था मैंजीफेरा इंडिका के अकॉर्डिंग था बेटा, मैं बताती हूँ आपको। सी, ये साइंटिफिक नेम है मैंगो का। अब जो बाइनोमियल सिस्टम है नोमेनक्लेचर का, वो ये बोलता है कि किसी भी स्पीशीज किसी भी ऑर्गेनिज्म को 2 वर्ड्स में लिखते हैं। पहला जो उसका नाम होगा वो जेनेरा को रिप्रेजेंट करेगा, और दूसरा जो होगा वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करेगा।
और फिर तीसरा रूल था कि जो भी जेनेरा का फर्स्ट कैपिटल लेटर होगा और स्पीशीज का फर्स्ट लेटर होगा वो स्मॉल में होगा। फिर इन दोनों लेटर्स को इटैलिक्स में लिखेंगे, फिर इन दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करेंगे। लेकिन एक कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिसमें यह होता है कि वेराइटीज मिल जाती है। कैसे, कोई एग्जाम्पल बता सकता है वेराइटीज वाला? अपनी गोभी ले लो, एक होती है पत्ता गोभी, एक होती है बंद गोभी, फूल गोभी, और एक होती है बंद गोभी। बंद गोभी यहाँ पे बहुत कम मिलती है लेकिन इतनी यूजुअली नहीं है जो हर जगह मिल जाए। लेकिन हाँ, अपने कैबेज मिलती है और कॉलीफ्लावर मिलती है, और तीसरी वाली को बोलते हैं नौलखोल। ठीक है, तो ये वैरायटी हुई ना। अब अगर अपन गोभी को ही नाम ले, केवल गोभी का ही साइंटिफिक नेम लिखे तो ब्रेसिका ओलेरेशिया ये नाम होता है। लेकिन अगर ये किसका है, ब्रेसिका ओलेरेशिया पत्ता गोभी का है या फिर बंद गोभी का है या फिर फूल गोभी का है? नहीं, ये केवल उसकी स्पीशीज का है। तो वैरायटी का क्या होगा? तो इसके लिए ट्राइनोमियल सिस्टम आया। देखो, ट्राइनोमियल सिस्टम दिया था हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। ट्राइनोमियल सिस्टम, अभी तक बाइनोमियल सिस्टम पढ़ा था जो कैरोलस लीनियस ने दिया था, ठीक है। लेकिन अब ये ट्राइनोमियल सिस्टम ये बोलता है कि कई बार वैरायटी भी आ जाती है स्पीशीज की, तो वैरायटी आने के बाद में भी एक और वर्ड और उसमें जुड़ जाता है, तो जो एक और वर्ड होता है वो वैरायटी को रिप्रेजेंट करता है। अब तक पहला वर्ड यूज कर रहे थे अपन जेनेरा के लिए, दूसरा अपन कर रहे थे स्पीशीज के लिए, अब तीसरा हो जाएगा वैरायटी के लिए। तो मैं लिख दे रही हूं जेनेरा, स्पीशीज एंड वैरायटी। अब जैसे गोभी है, पर्टिकुलर एक गोभी का नाम होता है ब्रेसिका ओलेरेशिया, लेकिन अगर वो पत्ता गोभी है तो क्या होगा, फूल गोभी है तो क्या होगा, और बंद गोभी है तो क्या होगा, उसका लिख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल, इसलिए एक बार आप भी लिखना इसको। देखो, अगर वो पत्ता गोभी है, देखो केवल ब्रेसिका ओलेरेशिया होता है गोभी के लिए, लेकिन अगर अपन वैरायटी को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ब्रेसिका ओलेरेशिया बोट्राइटिस जो हो जाएगा वो हो जाएगा कॉलीफ्लावर के लिए। ठीक है, और ब्रेसिका ओलेरेशिया कैपिटेटा हो जाएगा अपना केबेज के लिए। और तीसरा ब्रेसिका ओलेरेशिया कोलारेपा हो जाएगा किसके लिए, नौलखोल क्या होती है, बंद गोभी। ठीक है, नौलखोल बंद गोभी। अब एक बात बताना कि इसमें से ब्रेसिका नाम तो हो गया जेनेरा के लिए, ओलेरेशिया नाम हो गया स्पीशीज के लिए, और बोट्राइटिस नाम हो गया वैरायटी के लिए। आई बात समझ में? और ये दिया किसने था, हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। हक्सले एंड स्ट्रिकलैंड ने। फाइन, आ गया ट्राइनोमियल सिस्टम समझ में? ठीक है, बस ये एक ही एग्जाम्पल है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट पड़ता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो याद रखना इसको। 2-3 बार बोलोगे ना, जैसे ब्रेसिका ओलेरेशिया गोभी का नाम है, फिर कोलोरापा, बोट्राइटिस एंड कैपिटेटा, तो नाम याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आता है कि टेक्सोनोमिकल एड्स मैंने बता दिए थे आपको क्या होते हैं। कई बार ऐसे बाहर से अपन को सोर्सेज लेना पड़ता है जिसके थ्रू अपन टेक्सोनोमी को इजी वे में स्टडी कर सके। जिसके लिए पहला एग्जांपल था अपना हर्बेरियम शीट होती है। हर्बेरियम शीट, हाँ कई बार मैं एक बार बता देती हूँ कि जो हर्बेरियम शीट होती है ना, मैंने बताया था A4 साइज वाली, उसकी लेंथ और विड्थ पता होनी चाहिए। 11.5 इंटू 16.5 आई थिंक, हाँ
16.5 इंचेस, लेंथ इतनी और ब्रेथ इतनी, ये इतनी होनी चाहिए हर्बेरियम शीट की। डोंट वरी, आपकी शीट में मेंशन है इसलिए मैंने लिख दिया है। बस बेसिकली आपको याद होना चाहिए कि हर्बेरियम शीट में था क्या, करना क्या होता है। उसके बाद अपना आता है बॉटनिकल गार्डन, उसके बाद अपना आता है जूलॉजिकल गार्डन, ठीक है, और लास्ट में अपनी आती है कीज। फाइन, ये था अपना टेक्सोनॉमिकल एड्स। अब आप समझ रहे हो ना, मैं साथ साथ में पढ़ा रही हूँ, जो आप कनेक्ट तो कर पा रहे हो क्या क्या होता है। अब नेक्स्ट अपना एक छोटा सा टॉपिक, छोटा सा पॉइंट लिखा हुआ है, दैट इज फ्लोरा। आपको बार बार बॉटनी में फ्लोरा और फोना ये दो वर्ड सुनने को मिलेंगे। फ्लोरा, फोना। फ्लोरा प्लांट के लिए और फोना एनिमल के लिए, बस इतना सा याद रखना। फ्लोरा मीन्स फ्लावर्स, फोना मीन्स एनिमल्स, ठीक है। अब फ्लोरा बोलते किसको हैं? फ्लोरा बोलते हैं इट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन अ गिवन एरिया। मतलब अपन बायोडाइवर्सिटी की स्टडी करने के लिए किसी पर्टिकुलर किसी एरिया को लेते हैं, उस एरिया में मिलने वाले जितने भी फ्लावर्स है, जितने भी प्लांट्स है पर्टिकुलरली, उसको पूरे को फ्लोरा बोलते हैं। और ऐसे ही फोना हो जाएगा, ठीक है। ये वर्ड होता है फ्लोरा के लिए। दूसरा होता है कैटालॉग। इट इज अ स्मॉल बुकलेट विच गिव्स एन अकाउंट ऑफ स्पीशीज, बुक्स ऑफ बॉटनिकल टाइटल्स, फुल नेम्स ऑफ ऑथर एंड देयर पब्लिकेशंस। कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बस अपन भी जानते हैं यार कैटालॉग क्या होता है, जानते हैं कि नहीं जानते हैं? बहुत अच्छे से जानते हैं। अब नेक्स्ट अपना है टॉपिक, उसके बाद में है मैनुअल्स और मोनोग्राफ्स, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। अब नेक्स्ट अपना जो है बच्चा वो है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। अब अपन दूसरे चैप्टर में आ गए, एनसीईआरटी के दूसरे चैप्टर में आ गए हैं, दैट इज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। फाइन, मैं लिख देती हूँ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट, इसके लिए कई बार पूछ लिया जाता है कि पर्पज क्या है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का, समझ रहे हो? तो पर्पज है क्लासिफाई करना। किसको क्लासिफाई करना? वास्ट नंबर ऑफ नॉन ऑर्गेनिज्म। लिखना टू क्लासिफाई द वास्ट नंबर ऑफ non-living organisms. To classify the vast number of non-living organisms. सबसे पहले पर्पस पूछ लिया जाता है। अब जो चैप्टर स्टार्ट हो रहा है ना बच्चा, बहुत इंटरेस्टली देखना। जो जो इंपॉर्टेंट होगा मैं क्लास में ऐसे ही बताती रहूंगी आपको, बस थोड़ा सा अवेयर होके देखना मैम क्या पढ़ा रही है, ठीक है। अब बेसिकली इस चैप्टर का मकसद क्या है, क्यों पढ़ा रही है मैडम? मकसद ये है कि जो आगे अपन पढ़ेंगे ना, प्लांट डाइवर्सिटी लिखा है मैंने, प्लांट डाइवर्सिटी और एनिमल डाइवर्सिटी, इसका मकसद होता है कि कहाँ कहाँ पे कौन कौन से प्लांट्स मिल रहे हैं। अब इन प्लांट्स को किस बेसिस पे अपन ने अलग अलग किया, वो बेसिस आज पढ़ रहे हैं अपन। मतलब ये होता है ना कि अपन कई बार जाते हैं हिमालयास, जाते हैं अपन शिमला, मनाली, नैनीताल, वहां जाते हैं तो वहां के प्लांट्स एकदम अलग होते हैं। और अपन यहाँ देखते हैं तो यहाँ पे खेजड़ी बबूल मिलता है, वहां क्यों नहीं मिलता खेजड़ी बबूल नीम? वहां क्यों नहीं मिलता? क्योंकि वहां का एडेप्टेशन, वहां का एनवायरमेंट, वहां का पूरा सूटेबल कंडीशंस सब कुछ अलग है, वहां का वेदर अलग है, वहां का हर चीज, हर फिनोमिना जो अफेक्ट करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वहां की वेजिटेशन को, वो सब कुछ अलग है। तो वो बेसिस होते हैं ना, बस वही बेसिस को आज पढ़ने वाले हैं अपन। लेकिन कब कैसे पढ़ेंगे अपन? किस किस साइंटिस्ट ने कैसे कैसे बेसिस रखे और किस किस ने एक्सेप्टेबल बेसिस रखे, वो पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में अपन सबसे पहले देखते हैं किसका, एपी कैंडोले ने सबसे पहले क्लासिफिकेशन दिया था, एम्पिरिकल और रेशनल, अकॉर्डिंग टू एपी कैंडोले।
Fine. According to AP Candolle, we will classify in two categories, that is empirical classification and rational classification. आई बात समझ में? क्या होता है एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन और रेशनल क्लासिफिकेशन? होता ये है कि जो एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन था ना, वो बेसिकली उसका बेसिस था अल्फाबेटिकली ऑर्डर, मतलब अल्फाबेटिकली ऑर्डर के अकॉर्डिंग अरेंज करना। अल्फाबेटिक कितने होते हैं? 26 होते हैं, ABCDEFGH। तो जिस प्लांट का नाम या फिर जिस एनिमल का नाम A से शुरू होता है, ठीक है, जैसे एरेबिडोप्सिस थालियाना, तो ए से शुरू हुआ नाम प्लांट का, तो उस प्लांट को एक कैटेगरी में डाल देना। अब जितने भी प्लांट ए नाम से शुरू होंगे सारे उसी कैटेगरी में जाएंगे। फिर दूसरा नाम बी से शुरू हुआ, दूसरा नाम बी से मतलब बोट्राइटिस जिसका नाम है समझ लो, ब्रेसिका ओलेरेशिया, तो जिसका भी नाम बी से होगा वो बी वाले कैटेगरी में। तो इसका बेसिस था, ये बेटा शुरुआती दौर है, शुरुआती दौर है, तो पहले ऐसे ही मॉड्यूल्स आए गए। अब एक बात बताओ, किसी रेस में अगर 3 ही कैंडिडेट दौड़ रहे हो तो अपन उसकी कुछ तो रैंक आएगी ना उन तीनों में से, तीनों की। अगर 50 दौड़ रहे हो तो अपने लिए मुश्किल हो जाता है कि अपन टॉप 3 किसको अनाउंस करें, लेकिन अगर 3 ही दौड़ रहे हो तो एक तो फर्स्ट आएगा ही, एक तो थर्ड आएगा ही। बस वही बात होती है कि उस टाइम पे इतने ही एक्सपेरिमेंट आते थे, तो सबको प्रॉपर वे में सबको डिफाइन करना और सबको पब्लिश करना एक तरह से रेस्ट्रिक्शन मिल जाती थी कि हाँ इस साइंटिस्ट ने ये काम किया है, ये पब्लिश हो गया। फिर अगर किसी को ऑब्जेक्शन होता उस पब्लिकेशन से, तो उस पे वो ऑब्जेक्शनल अपना दाव पेच खेलता। तो बस वहीं से शुरुआत हो रहा है। आप देखो कि जब ये जब इस लेसन की लास्ट वाला सेशन होगा ना, तब आपको समझ में आएगा कि अपन ने कहाँ से शुरू किया था क्लासिफिकेशन को और किस मोड पे आके खत्म हुआ है, और वहां से अपनी डाइवर्सिटी को डिस्क्राइब किया गया है। समझ में आ रहा है? तो यहां से बस इंटरेस्टली पढ़ते जाओ। एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन माइंड में आ जाए, ABCD 26 कैटेगरी, बात खत्म। बस जितना मैडम को लगता है एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, मैडम उतना ही पढ़ाएगी, पूरे जेरोक्स नहीं करवाएगी, क्योंकि मुझे पता है बच्चा टाइम नहीं दे पाता है, 4 सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं बच्चे को। अगर अपन बोल देंगे सारा ही पढ़ लो तो फिर बच्चे इंटरेस्ट ही नहीं रहेगा, उसको लगेगा सारा ही पढ़ना है, तो भाड़ में जाओ ना, कुछ नहीं पढ़ूंगा मैं। समझ रहे हो? की पॉइंट याद रखना है हमेशा, एम्पिरिकल दिमाग में अल्फाबेटिक ऑर्डर बेस है, अल्फाबेटिक ऑर्डर, ठीक है। अब अल्फाबेट कितना होते हैं? 26, तो 26 क्लासेस। आई बात समझ में? 26 क्लासेस हो गया। अब एक बात बताओ कि क्या सच में इतना वैलिड है ये सिर्फ लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा, मतलब किसी भी प्लांट की लिस्ट करने के लिए, जैसे अपन एक्सेल शीट पे काम करते हैं, तो एक्सेल शीट पे जैसे भी ही अपन काम करके लॉगिन करते हैं उसको या फिर कंप्लीट करते हैं, तो अगर अपन इसमें डाल देते हैं ऊपर अपन उसमें एक्शन दे देते हैं कि डिमांड दे देते हैं अपनी कि हमें क्या चाहिए, हमें वो चाहिए अल्फाबेटिकली ऑर्डर हो जाए या फिर नंबर वाइज ऑर्डर हो जाए। तो देखना आप सबसे कम संख्या वाला सबसे कम नंबर वाले से लेके इंक्रीजिंग वे में वो अरेंज हो जाएगा। तो उसी तरीके से लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा करने के लिए एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन का यूज होता है। बस तो यूज बता देती हूँ, लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा। लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा, बस इतना सा यूज है। अब अपना आता है रेशनल क्लासिफिकेशन। रेशनल क्लासिफिकेशन क्या है? रेशनल क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ प्रैक्टिकल कैरेक्टर्स, ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैरेक्टर्स। अब एक्चुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? एक्चुअल कैरेक्टर्स क्या होते हैं? जो अपन को आइडेंटिफाई किया है अपन ने, जो मॉर्फोलॉजिकली तरीके से अपन ने देखा है, जिसकी अपन ने स्टडी की है, वो होते हैं एक्चुअल कैरेक्टर्स। अब रेशनल जो क्लासिफिकेशन है उसको 2 में डिवाइड करते हैं। पहला है अपना प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन।
पहला है प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। क्या होते हैं ये दोनों? पहला प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है प्रैक्टिकली, बेटा मैं सोचती हूँ कि मैं जिस तरीके से याद करूँ ना, बच्चा भी उसी तरीके से याद करे तो भूलेगा नहीं। मैं प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को याद इसलिए ऐसे करती हूँ कि प्रैक्टिकली कोई चीज़ कैसे याद कर सकते हैं अपन। प्रैक्टिकली के लिए ले, जैसे किसी भी प्लांट का अपन एक से ज़्यादा मल्टी यूज़ करते हैं। जैसे हल्दी अपन खाने में भी यूज़ करते हैं, खाने में के साथ में त्वचा संबंधी स्किन डिजीज के लिए भी यूज करते हैं। और कई बार क्या होता है, कोई बोलते हैं ना कि हल्दी का दूध पियो इम्यून सिस्टम के लिए, जैसे कोरोना के लिए बार बार न्यूज में यही आता है कि आप हल्दी का दूध लो, आप काढ़े में भी हल्दी डालो, ये सब चीजें आ रही है। तो ये मल्टीपर्पज हो गया ना, हल्दी हुआ कि नहीं हुआ? तो हल्दी ये तो हो गया मल्टीपर्पज। अब कई बार होता है कि इकोनॉमिक तरीके से कैसे, जैसे फाइबर यील्डिंग प्लांट हुआ या फिर मेडिसिनल प्लांट हुए, ये इकोनॉमिक बेसिस होता है इसका। तो अपन लिख सकते हैं इकोनॉमिक, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को अपन जिस बिहाफ पे अपन प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को क्लासिफाई करते हैं वो है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस। हाँ, तो मैं पहला तो मैंने बता दिया था, हल्दी को बोलते हैं टर्मरिक। दूसरा है जूट फाइबर वाले, और तीसरा कौन सा है? तीसरा है मेडिसिनल प्लांट्स। अब जैसे जूट यील्डिंग प्लांट्स कौन से होते हैं? कॉटन होता है और जूट होता है। उसी तरीके से मेडिसिनल प्लांट होते हैं अपने यूकेलिप्टस हुआ। जैसे फाइबर, जूट और कॉटन से क्या मिलता है? फाइबर मिलता है। फाइबर यील्डिंग प्लांट। और इधर मेडिसिनल प्लांट। तो इनका आप समझ पा रहे हो कि प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन होता क्या है? प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन एक तरह से प्रैक्टिकली जो प्लांट्स यूज में आ रहे हैं बस उन्हीं का बेसिस होता है। अब आप देख पा रहे हो कि मैंने ऊपर प्लांट डाइवर्सिटी लिख दिया, तो इस बार 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 क्लासिफिकेशन में प्लांट ही आ रहा है ना। लेकिन ये क्लासिफिकेशन अपने एनिमल के लिए भी एप्लीकेबल है, लेकिन वो आगे वाले क्लासिफिकेशन है, अभी शुरुआती दौर पे प्लांट के लिए दिए गए थे। अब दूसरा होता है अपना आर्टिफिशियल। याद करो पिछली क्लास में भी मैंने ये पिछले जो सेशन हुआ था अपना, उसमें मैंने नेचुरल क्लासिफिकेशन, आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दोनों का जिक्र किया था, तो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का बेसिस क्या होता है? नेचुरल क्लासिफिकेशन में इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों फीचर्स को बराबर तवज्जो दी जाती है, लेकिन आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन कैन क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ऑन द बेसिस ऑफ 1 or 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो बाहर से दिखते हो प्लांट्स के, बाहर से क्या क्या देख सकते हैं अपन? रूट भी देख सकते हैं उसको उखाड़ के, प्लांट के स्टेम भी देख सकते हैं, लीव्स भी देख सकते हैं अपन, ठीक है। तो अब एक बात बताना कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन और प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन को आपको याद करने में दिक्कत होगी? मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी दिक्कत होगी, ठीक है। अब ये जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था ये लीनियस ने दिया था, मतलब भी पूरा ही लीनियस का दिया हुआ है, लेकिन ये जो एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन और रेशनल क्लासिफिकेशन ये एपी कैंडोले ने दिया था, लेकिन जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था अकेला वो लीनियस ने दिया था। तो लीनियस ने क्या किया था? 1 या 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स को उठा लिया था। अब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, कौन से कैरेक्टर्स उठाए उन्होंने एक प्लांट के कार्पल और स्टेमन को स्टडी करने के लिए 2 कैरेक्टर उठाए। अब कार्पल और स्टेमन आप समझ रहे हो क्या होता है? स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्लावर, ठीक है, एनी काइंड ऑफ फ्लावर, एनी काइंड ऑफ प्लांट, एंड कार्पल इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। आप समझोगे, आप जो फ्लावर पढ़ोगे ना, अब आपको पता होना चाहिए कि फ्लावर ही होता है जो मेल और फीमेल दोनों तरह के सेक्स ऑर्गन्स को बियर किए हुए होता है।
फ्लावर के अंदर ही सारी मैकेनिज्म छुपी हुई होती है एक से दूसरे प्लांट को प्रोड्यूस करने की, ठीक है। तो लीनियस का जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था वो दो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स के बिहाफ पे था, पहला था कार्पल, दूसरा था स्टेमन, ठीक है। तो मैं कहाँ लिखूं, वहीं लिख देती हूँ छोटा छोटा। वो उधर वाला मिटा देती हूँ ना, थोड़ा सा बड़ा लिखना पड़ेगा बच्चा। लीनियस ने क्या किया था, लीनियस ने कंप्लीट प्लांट किंगडम को दो कैरेक्टर्स के बिहाफ पे डिवाइड कर दिया था। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी प्लांट का, फ्लावर का, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है किसी भी फ्लावर का, ठीक है। तो इसके बिहाफ पे लीनियस ने पूरी 24 क्लासेस दी थी। अब याद करना 26 तो इसकी थी, जो एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन था, जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर जिसका बेसिस था, उसके लिए 26 क्लासेस थी। लेकिन जो लीनियस ने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन दिया था, इसने कार्पल और स्टेमिन के बेसिस पे पूरी 24 क्लासेस का फॉर्मेशन कर दिया था। अब 24 क्लासेस कैसे हुई, मोनोएंड्रिया, डाइएंड्रिया, टाइएंड्रिया, ऐसे ऐसे करके मोनोएंड्रिया, एंड्रिया वर्ड से समझना, मोनो मतलब एक, एंड्रिया मतलब मेल पार्ट ऑफ एनी काइंड ऑफ फ्लावर, एंड्रोशियम दैट इज द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। तो मोनेंड्रिया मतलब एक क्या, एंड्रिया मतलब मेल का क्या है, स्टेमन, जिसमें सिर्फ एक स्टेमन मौजूद है वो हो गया मोनेंड्रिया। इसी तरीके से जिसमें दो है वो डायएंड्रिया, ठीक है। तो मैं लिख देती हूं मोनेंड्रिया, लिख देती हूं 24 क्लासेस। मोनोएंड्रिया, डायएंड्रिया, ऐसे ही पूरी 24 लिखने की जरूरत नहीं है अपन को। लास्ट में एक फाइलम ऐसा आएगा जिसमें होंगे भी नहीं, जिसमें स्टेमन होंगे भी नहीं, वो होंगे अपने नोएंड्रिया, फिर क्रिप्टोएंड्रिया। आई बात समझ में? चलो, तो ये हो गया अपना आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ 1 और 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स। ये हो गया आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का पूरा पार्ट। अब मैम बताएगी, आपको याद सिर्फ रखना है अपन को कि सबसे पहले बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के लिए एपी कैंडोले ने 2 तरह के क्लासिफिकेशन दिए थे। पहला था एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन, दूसरा था रेशनल क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन में ये होता है, एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन जो होता है दैट इज द बेस्ड ऑन अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो वी कैन क्लासिफाई इनटू 26 क्लासेस, ठीक है। बस इतना सा ही याद रखना है। और उसका यूज क्या है, बस लिस्टिंग ऑफ फ्लोरा, कोई खास नहीं है, कोई नहीं पूछने वाला आपको एग्जाम में। रेशनल होता है ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल कैरेक्टरिस्टिक्स वी कैन डिवाइडेड इनटू 2 क्लासेस, दैट इज प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन एंड आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन होता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिकल इंपॉर्टेंस, जैसे टर्मरिक हुआ, कॉटन हुआ, जूट हुआ, मेडिसिनल प्लांट्स हुए, ठीक है। और दूसरा है आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन जो लीनियस ने दिया था पूरे प्लांट किंगडम को। उन्होंने 2 मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स में क्लासिफाई कर दिया था। दोनों कैरेक्टर्स थे अपने कार्पल और स्टेपल, ठीक है। इन्होंने 24 क्लासेस दी थी।